हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है 20 अक्टूबर 2024, दिन रविवार, बांग्ला 3 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बंगाल की खाड़ी में तूफान की संभावना, रांची समेत पूरे दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट। अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी में मौसम में हलचल तेज हो गई है और मौसम विभाग ने 20 से 24 अक्टूबर के बीच एक नए तूफान के जन्म की आशंका जताई है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के मध्य में निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिससे चक्रवातिक गतिविधियों की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओडिशा के तट की ओर बढ़ेगा, जिससे क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। अरब सागर में भी एक मौसमी तंत्र विकसित हो रहा है, जो एक संभावित तूफान में परिवर्तित हो सकता है। प्रायद्वीपीय भारत में बारिश का दौर जारी। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की सूचना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठ रहे तूफान के कारण यह बारिश हो रही है। विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे समुद्र में न जाएं, क्योंकि तूफान न आने की स्थिति में भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। IMD का अनुमान है कि 22 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन सकता है, जो अगले 3 से 4 दिनों में सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कई राज्यों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में भी गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला और अन्य जिलों में आसमानी बिजली से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगले 2-3 दिनों तक बंगाल की खाड़ी में बन रहे डिप्रेशन का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है, जिससे बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार पर लगाया 1 लाख जुर्माना। जाने पूरा मामला। झारखंड सरकार को एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने अपील दाखिल करने वाले अधिकारी की पहचान कर उससे जुर्माने की राशि वसूल करने का आदेश दिया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस V विश्वनाथन की बेंच ने दिया। मामला इस प्रकार है कि झारखंड हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग को लेकर एक फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने रविंद्र गोप की याचिका पर उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट देने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील की, लेकिन जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की डबल बेंच ने उस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह उल्टे बांस बरेली हो गया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के खाते में और शेष 50,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा करने का आदेश दिया है। CM हेमंत सोरेन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगा गठबंधन। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। इस बीच CM हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में गठबंधन पूरी तैयारी के साथ उतरेगा। सभी दल अपनी अपनी ताल ठोंक रहे हैं। गठबंधन ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव में जाने का निर्णय लिया है। 81 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस, JMM, RJD के अलावा लेफ्ट पार्टी भी हमारे साथ जुड़ गई है। 70 सीटों पर JMM और कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी।
बाकी की सीटों पर सहयोगी दलों के साथ समन्वय कर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। ग्रामीण और शहरी मतदान केंद्रों पर अलग अलग समय को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। पार्टी ने मांग की है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर समान मतदान समय सुनिश्चित किया जाए। 75 विधानसभा क्षेत्रों में शहरी मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। पार्टी का कहना है कि यह निर्णय ग्रामीण मतदाताओं के साथ भेदभाव है और चुनाव आयोग के समान अवसर देने के सिद्धांत के खिलाफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास एक जगह नहीं होते हैं और आवागमन के साधन भी सीमित होते हैं। इस परिस्थिति में ग्रामीण मतदाताओं को कम मतदान समय देकर उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। पार्टी ने लिखा है कि यदि इस असमानता को दूर नहीं किया गया तो इससे मतदान प्रतिशत में कमी आएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर आईजी अभियान ने की बैठक, चेक पोस्ट पर सीसीटीवी एक्टिव रखने का निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर पुलिस महानिरीक्षक अमोल विनुकांत होमकर ने शनिवार को एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों में एस ड्राइव चलाकर लंबित वारंट और कुर्कियों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों से लगने वाले चेक पोस्ट को सक्रिय करने, नए पोस्ट का निर्माण और उनकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे चालू रखने पर भी जोर दिया गया ताकि अवैध मादक पदार्थ, हथियार और शराब की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों के आवासन और परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी एसओपी के अनुपालन पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बैठक में ड्रग्स नेटवर्क का पता लगाने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर भी चर्चा की गई। अवैध नकद, शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस चेकिंग बढ़ाने और चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और भड़काऊ भाषणों पर विशेष निगरानी रखने की बात भी की गई। एवी होमकर ने सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। ये रहे मौजूद। इस बैठक में इंद्रजीत मेहता, पुलिस उप महानिरीक्षक, झारखंड सह स्टेट सीएपीएफ नोडल पदाधिकारी, अश्विनी कुमार सिन्हा, पुलिस उप महानिरीक्षक, संचार एवं तकनीकी सेवाएं सह नोडल पदाधिकारी ईएम झारखंड तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक रांची, पलामू, बोकारो एवं पुलिस उप महानिरीक्षक रांची, हजारीबाग, कोल्हान, बोकारो एवं संथाल परगना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर, धनबाद एवं रांची तथा सभी पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। 50,000 तक कैश लेकर चलने की छूट। अब तक 3 करोड़ 15 लाख के अवैध सामान और नकदी जब्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि शनिवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के दूसरे दिन केवल एक व्यक्ति ने हटिया से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया, जिससे कुल नामांकनों की संख्या 4 हो गई है। उन्होंने जानकारी दी कि 20 अक्टूबर को रविवार का अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने आचार संहिता के दौरान नकद राशि ले जाने के संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये तक नकद लेकर चलने पर कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि 50,000 से 10 लाख रुपये तक नकद राशि ले जाने पर उसे जब्त किया जा सकता है। संबंधित डीडीसी की कमेटी यह जांच करेगी कि यह राशि चुनाव कार्य से जुड़ा है या नहीं। यदि राशि वैध पाई गई तो उसे संबंधित व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। साथ ही बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 3 करोड़ 15 लाख से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। सर्वाधिक जब्ती पाकुड़ में 49,61,000 की हुई है।
जबकि धनबाद में 46,72,000, दुमका में 34,23,000 और पलामू में 29,04,000 रुपये की जब्ती की गई है। 10 लाख से अधिक की जब्ती वाले जिलों में गोड्डा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और रांची शामिल हैं। राज्य पुलिस ने सबसे अधिक 1,60,00,000 की जब्ती की है, जबकि वाणिज्य कर विभाग और आबकारी विभाग ने 61 लाख और 59 लाख से अधिक की जब्ती की है। झारखंड विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने जारी की कैंडिडेट्स की लिस्ट, जानें किसे मिला टिकट। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बाबूलाल मरांडी को धनवार, रांची से सीपी सिंह, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जामताड़ा से सीता सोरेन, कोडरमा से नीरा यादव, गांडेय से मुनिया देवी, झरिया से रागिनी सिंह, कांके से जीतू चरण राम, हट्टिया से नवीन जायसवाल को टिकट मिला है। महिला मतदाता जागरूकता रैली को डीसी ने दिखाई हरी झंडी, मतदान करने की अपील। देवघर स्वीप की ओर से आयोजित महिला जागरूकता रैली को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी ने महिला मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करते हुए दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। साथ ही जिले में चल रहे विशेष कैंप के माध्यम से युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। डीसी ने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी मतदाता 20 नवंबर को अपनी सहभागिता निभाते हुए 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करें। डीसी ने कहा कि महिला मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से मतदाता जागरूकता स्लोगन का उपयोग करते हुए मतदान के प्रति हर वर्ग के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर उप विकास आयुक्त नवीन कुमार, अपर समाहर्ता हीरा कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी देवघर रवि कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी, स्वीप टीम के लोग उपस्थित थे। बीजेपी में जाने की अटकलों पर कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव ने लगाया ब्रेक, जाने क्या कहा। बीजेपी में शामिल होने और टिकट फाइनल किए जाने पर कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव ने तमाम अटकलों पर रोक लगा दी है। उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से फेक न्यूज़ चल रहा है कि मुझे बीजेपी से टिकट मिल गया है। सच्चाई यह है कि मैंने इसके लिए आवेदन भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये अफवाह विरोधियों ने फैलाया। मेरे खंडन के बाद भी इस तरह की खबर आ रही है। कुछ देर पहले मीडिया में ये भी खबरें चल गईं कि बीजेपी से हटिया का मेरा टिकट फाइनल हो गया। कांग्रेस का मेंबर हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं। चुनाव के समय इस तरह की बातें मुझे बदनाम करने की कोशिश है। कहीं न कहीं ये चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में नेताओं का आना जाना जारी है। ऐसे में कांग्रेस नेता अजयनाथ शाहदेव के भाजपा में शामिल होकर हटिया से चुनाव लड़ने की खबर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि बीजेपी में जाने के लिए उनका रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी से उनको हरी झंडी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अजयनाथ शाहदेव की वार्ता हो गई है और वे जल्द ही औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद वह हटिया के उम्मीदवार हो सकते हैं। सीईओ ने की बैठक, पोस्टल बैलेट से मतदान की तैयारी पूरी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के पोस्टल बैलेट सेल के पदाधिकारियों के साथ आज ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को फॉर्म 12 और 12 डी भरने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों, एब्सेंटी वोटर्स, फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 12 डी भरा जाना है। वहीं जिन्हें निर्वाचन कार्य में ड्यूटी दी गई है, उन्हें फॉर्म 12 भरना होगा। उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर को सभी जिलों के पोस्टल बैलेट सेल की पहली बैठक आयोजित की जाएगी,
जिसमें सभी संबंधित फॉर्मों को समय पर संबंधित जिलों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए आवश्यक सेवाओं से जुड़े 16 श्रेणियों की पहचान की गई है, जिनमें रेलवे, स्वास्थ्य विभाग, मीडिया, बिजली, दूरदर्शन और अग्निशामक सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को ससमय फॉर्म 12D उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि मतदान के दिन ये मतदाता अपना वोट डाल सकें। कांग्रेस नेता मंजू मेहता का जनसंपर्क अभियान, डॉक्टर आरसी मेहता को विजेता बनाने की अपील। कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी मेहता की पत्नी मंजू मेहता ने सदर प्रखंड के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने सिंघानी, कारवेकला, अमृतनगर, रोला समेत कई गांवों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। मंजू मेहता ने कहा, मैं डॉक्टर मेहता की अर्धांगिनी हूं और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूं। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले चुनाव में 55,000 जनता ने वोट देकर उन्हें उपविजेता बनाया था। इस बार वह पूरे जिले के लोगों से डॉक्टर मेहता को विजेता बनाने की अपील कर रही हैं। मंजू मेहता ने झारखंड सरकार की कई योजनाओं की सराहना की, जैसे मियां योजना, सावित्री फुलवाई योजना और किसानों के लिए कर्ज माफी। अभियान में शामिल मुख्य लोगों में सिंघानी मुखिया नारायण कुशवाहा, माधुरी मेहता, एडवोकेट सरिता मेहता, सुदर्शन राम और कई अन्य प्रमुख उपस्थित रहे। अजय सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी, अधिसूचना जारी। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव तक राज्य के मुखिया डीजीपी का बदलाव हुआ है। वर्तमान डीजीपी अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से मुक्त करते हुए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद पर पदस्थापित अजय कुमार सिंह को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव की समाप्ति तक अजय कुमार सिंह डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। मेहता बैंक्वेट एंड फैमिली रेस्टोरेंट में चल रहा था जुआ। पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा 6 जुआड़ियों को। नगड़ी रेलवे क्रॉसिंग से पहले मेहता बैंक्वेट एंड फैमिली रेस्टोरेंट में जुआ खेलाने की सूचना पर रांची पुलिस ने छापेमारी की। देर रात हुई इस कार्रवाई में होटल संचालक संदीप कुमार समेत 6 जुआड़ियों को पुलिस ने पकड़ा है। एसआईएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में क्यूआरटी ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने मौके से 1,10,00,000 नकद, बियर का बोतल, 50 ताश का बंडल समेत अन्य सामान जब्त किया है। नगड़ी इलाके में रांची पुलिस की इस कार्रवाई शनिवार की सुबह से चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं जुआड़ियों में पुलिस का खौफ भी बरकरार है। होटल मालिक संदीप खुद बैठाकर खेलवाता था। जुआ एसएसपी को सूचना मिली कि मेहता बैंक्वेट एंड फैमिली रेस्टोरेंट का मालिक संदीप होटल में जुआ खेलवाता है। सूचना पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने रंगे हाथ जुआ खेलते आधा दर्जन लोगों को पकड़ा है। इस मामले में नगड़ी थाना में सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया। रांची पहुंचने पर राहुल गांधी का सीएम ने किया स्वागत। कई मुद्दों पर की चर्चा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची का दौरा किया। रांची हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे होटल रेडिशन ब्लू पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी ने होटल में पार्टी के नेताओं और इंडिया के घटक दलों के नेताओं के साथ संवाद किया। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इसके बाद वह शौर्य सभागार पहुंचे और संविधान सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें सिविल सोसाइटी और विभिन्न संगठनों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य संविधान की मूल धाराओं और उनके महत्व पर चर्चा करना है। बता दें कि राहुल गांधी के रांची दौरे को लेकर दिल्ली और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी। चुनाव व्यय निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग की बैठक, अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर चुनाव पर्यवेक्षकों ने
हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में व्यय कोषांग के कार्यों का जायजा लिया। व्यय प्रेक्षक श्री घोड़के रोहित रमेश, श्री योगेश कुमार और श्री ए मणिमरण ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। शनिवार 19 अक्टूबर को समाहरणालय सभागार में व्यय कोषांग के नोडल अधिकारियों को चुनाव के दौरान व्यय निगरानी सेल के साथ समन्वय और तालमेल बनाकर काम करने और केंद्रीय टीम के साथ सभी बरामदगी के बारे में तुरंत जानकारी देने का निर्देश दिया। व्यय प्रेक्षक ने बैंक प्रतिनिधियों को 10 लाख से अधिक के किसी भी संदिग्ध लेन देन पर विशेष निगरानी रखने को कहा। साथ ही अभ्यर्थियों के भी बैंक खातों से 10 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय लेन देन पर अपनी पैनी नजर रखने को कहा तथा इसकी सूचना भी साझा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, चुनाव अवधि के दौरान अवैध शराब की आवाजाही की निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रमुख चौकियों पर अतिरिक्त चौकसी बरतने की आवश्यकता है। व्यय प्रेक्षक के द्वारा आदर्श आचार संहिता विधि व्यवस्था कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायतों पर उड़न दस्ता दल की दैनिक व्यय क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। सभी पुलिस के नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि दैनिक नकदी अन्य मदों संबंधित शिकायतों पर उड़न दस्तों एफएसटी द्वारा दैनिक क्रियाकलाप का रिपोर्ट प्राप्त कर एवं स्थैतिक निगरानी टीम एसएसटी द्वारा जब्त अन्य मदों से संबंधित शिकायतों पर दैनिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। व्यय नोडल पदाधिकारी व उत्पाद विभाग के सभी नोडल पदाधिकारी को संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आपसी समन्वय के साथ कार्यों का निष्पादन करने के साथ साथ निर्वाचन कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन करने की बात कही। रिम्स में भर्ती कालीचरण सिंह की कुशल क्षेम जानने पहुंचे सांसद मनीष जायसवाल। लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह इस समय झारखंड की राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में भर्ती हैं। पिछले रविवार को उन्हें अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद चतरा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों ने उन्हें रिम्स में भर्ती कराने की सलाह दी, जहां उनकी जांच में कार्डियक अरेस्ट का पता चला। तात्कालिक चिकित्सा के तहत उन्हें स्टेंट लगाया गया और वर्तमान में उनकी स्थिति स्थिर है। शनिवार को हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने रिम्स जाकर कालीचरण सिंह से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सांसद मनीष जायसवाल ने ईश्वर से प्रार्थना की कि कालीचरण सिंह जल्दी स्वस्थ हों और जल्द ही अपने कार्यों में लौट सकें। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट को जोनल आईजी ने किया निरीक्षण, पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को पुलिस अलर्ट पर है। इसी क्रम में शनिवार को रांची जोनल आईजी अखिलेश झा ने अंतर्राज्यीय चेकनाका का निरीक्षण किया। इस दौरान चेकनाका में तैनात मजिस्ट्रेट, पदाधिकारी व जवानों को सख्ती से वाहनों की जांच करने का आदेश दिया है। वहीं किसी भी संदिग्ध वाहन को अविलंब हिरासत में लेते हुए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने का आदेश दिया है। कल्पना सोरेन के राजनीति में एंट्री पर ये क्या कहा? भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ने। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन शनिवार को रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने महिला प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में करप्ट नेताओं ने जनता को चीट किया है। बीजेपी से इतर पॉलिटिकल पार्टियां जनता को प्रताड़ित कर रही है। नरेंद्र मोदी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन पर काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ईमानदार सरकार दी, वहीं झारखंड सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कल्पना सोरेन को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन ने झारखंड की महिलाओं के लिए क्या किया, वह राजनीति में कैसे आई, यह किसी से छिपा नहीं है। वह महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। वह राजनीति में इसलिए आई क्योंकि उनके पति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। उनकी सरकार है तो भाषण दे रही है। इनके फैमिली इश्यू के अलावा और कुछ नहीं है। वनाथी ने कहा कि महिलाएं कल्पना सोरेन के साथ नहीं हैं।
हमारी सरकार लाई महिला आरक्षण बिल। इससे पहले उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कई काम किए जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लेकर हमारी सरकार आई। झारखंड में उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी हमारी सरकार मौका दे रही है। हमारा एक सिस्टम है जिसके तहत पार्टी जो तय करती है उसे घोषित कर दिया जाता है। हमारी सरकार ने ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति के पद पर बिठाया और सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने महिलाओं को मौका दिया है और इस चुनाव में भी महिला उम्मीदवार उतारे जाएंगे। महिला प्रतिनिधि पूरे देश में बेहतर काम कर रही है। सैनिटेशन, हेल्थ और फाइनेंशियल प्रोग्राम में उनका परिणाम अच्छा है। लोकल बॉडी में भी महिलाओं का 50% रिजर्वेशन है। झारखंड को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार से यह राज्य अलग हुआ जो बीजेपी की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी का अहम रोल था। ट्राइबल लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट किया। विकास के नाम पर हमें वोट मिल रहा है। 10 साल की मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर काम किया। नई पॉलिसी आ रही है। झारखंड के लोग भी विकास के लिए वोट करेंगे। पुणे से अपहृत व्यवसायी साहिबगंज के दियारा से सकुशल बरामद। 1 करोड़ मांगा था रंगदारी। पुणे के व्यवसायी यशवंत हीरामन विनोदे अपहरण मामले में साहिबगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साहिबगंज पुलिस की टीम ने गोल ढाब छुआड़ के दियारा से सुबह 5 बजे के करीब अपहृत व्यक्ति यशवंत हीरामन विनोदे को सकुशल बरामद किया। वहीं अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों में नसीम अख्तर और लल्लू शेख शामिल है। हालांकि इस कांड का मास्टरमाइंड राजू समेत अन्य अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। यह कार्रवाई राजमहल पुलिस ने पुणे पुलिस की सूचना पर की। एसडीपीओ राजमहल विमलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में राजमहल थानेदार सरवर गुलाम और क्यूआरटी ने छापेमारी कर व्यवसायी को सकुशल बरामद किया है। किराएदार ने घुमाने के बहाने पुणे से लाया था। बंगाल पुलिस के अनुसार पुणे के व्यवसायी यशवंत हीरामन विनोदे को उनके ही किराएदार राजू ने घूमने के बहाने पहले कोलकाता अपने साथ लाया। फिर कोलकाता में घूमने के बाद उसे झारखंड के इलाके में लाया और साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। हालांकि व्यवसायी के परिवार को इस बात की भनक तक नहीं थी, लेकिन शुक्रवार को अपहरणकर्ताओं ने अपहृत व्यक्ति के फोन से उनके पुत्र के मोबाइल पर फोन कर 1 करोड़ रुपये फिरौती की मांग की। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी परिवार के सदस्यों को हुई और परिजनों ने मामले की जानकारी हिंजेवाड़ी थाना को दी। अपहरण मामले की गंभीरता को देखते हुए पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम मालदा एवं साहिबगंज के लिए रवानी हुई और इसी दौरान टीम के द्वारा तकनीकी सहायता से कुछ लीड डेवलप किया गया और अपहृत की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सहयोग हेतु बीते रात 12:30 बजे पुलिस अधीक्षक मालदा एवं पुलिस अधीक्षक साहिबगंज से संपर्क किया। पुलिस अधीक्षक साहिबगंज के द्वारा इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा पूरी रात राधानगर क्षेत्र के विभिन्न दियारा, पलाशगाछी, प्राणपुर, बानुटोला तथा गोलढाब के बिहड़ों में नाव से तथा पैदल खोजबीन किया जाता रहा और अभियुक्त अपना स्थान बदलते रहे। इसी दौरान गोलढाब छुआड़ के दियारा से सुबह अपहृत व्यक्ति यशवंत हीरामन विनोदे को सकुशल बरामद किया तथा 2 अपहरणकर्ता को पकड़ा गया। वहीं अन्य अभियुक्त गंगा नदी में कूदकर भागने में सफल रहे। खतियानी परिवार की बैठक, हजारीबाग में बस पड़ाव और रोजगार की मांग। खतियानी परिवार की बैठक पुराना धरना स्थल के नजदीक अशोक राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें की गईं, जिनमें हजारीबाग के खिड़गांव मोहल्ला के नजदीक मेलाटांड में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बनाने की मांग शामिल है। इस बस पड़ाव का लाभ रेलवे स्टेशन के निकटता के कारण आम जनता को होगा, जिससे उन्हें आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही रिंग रोड का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसे सरकार को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। बस पड़ाव बनने से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि ना ही राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार झारखंड के लोगों को रोजगार देने में सफल रही है। बैठक में यह भी कहा गया
कि जब तक झारखंड में स्थानीय नीति राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं की जाती, तब तक नौकरी और रोजगार का भरोसा करना बेमानी होगा। झारखंडी जनता, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इस स्थिति के लिए समान रूप से दोषी हैं। सभी ने विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को लेकर सबक सिखाने की बात कही। बैठक में उपस्थित सदस्यगण में बिंदु देवी, आशा देवी, सीता देवी, मुन्नी देवी, रामावतार भगत, मोहम्मद हकीम, रामेश्वर प्रसाद मेहता, प्रदीप कुमार मेहता, मोहम्मद फखरुद्दीन, बोधी सांव, शंभू ठाकुर, विजय मिश्रा, अमर कुमार, मोहम्मद नसीरुद्दीन और अन्य साथी शामिल थे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, हजारीबाग के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त। विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा हजारीबाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 20 बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के लिए श्री घोड़के रोहित रमेश IRS को जिम्मेदारी दी गई है, जिनका मोबाइल नंबर 9504981181 है। 21 बरही विधानसभा क्षेत्र के लिए श्री योगेश कुमार IRS को नियुक्त किया गया है। उनका मोबाइल नंबर 8092559737 है। वहीं 25 हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के लिए श्री A मणिमरण IRS को नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 8987833278 है। सभी सामान्य नागरिक और राजनैतिक दल संबंधित विधानसभावार नियुक्त व्यय प्रेक्षकों से अपनी व्यय संबंधी शिकायतें और समस्याओं के निवारण हेतु व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं या ऊपर दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मिलने का समय प्रातः 6 बजे से 7 बजे अपराह्न तक होगा और स्थान परिसद्न भवन निर्धारित किया गया है। ठाकुर अनुकूल चंद्र का 137वां जन्म महोत्सव शुरू, विश्व भर से अनुयायी देवघर पहुंचे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का 137वां जन्म महोत्सव और सत्संग आश्रम के शताब्दी वर्ष का आयोजन देवघर में धूमधाम से हो रहा है। शनिवार सुबह से सत्संग आश्रम में धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सत्संग आश्रम समेत पूरे क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी भवनों की आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। यह उत्सव रविवार रात तक मनाया जाएगा, जिसमें विश्व भर से अनुयायी शामिल होने के लिए देवघर पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में वेद मांगलिकी और उषा कीर्तन के साथ हुई। ठाकुर बंगला में समवेत प्रार्थना का आयोजन किया गया और इसके बाद श्री श्री ठाकुर का आशीर्वाद पाठ एवं जन्मोत्सव का शुभ उद्बोधन किया गया। इस वर्ष के शताब्दी उत्सव का मुख्य आकर्षण 20 अक्टूबर को शाम 6:30 से 7 बजे तक होने वाला ड्रोन शो होगा। इस शो में 200 से अधिक ड्रोन का उपयोग कर श्री श्री ठाकुर जी की जीवन यात्रा और उनके चित्रों को आकाश में प्रदर्शित किया जाएगा। यह अनूठा शो लगभग 20 से 25 मिनट तक चलेगा और सत्संग नगर स्थित डाव हाउस मैदान परिसर में आयोजित होगा। समारोह के दौरान ठाकुर जी के अनुयायी पूरे क्षेत्र में जय गुरु और वंदे पुरुषोत्तम के जयकारे लगाते हुए मौजूद रहेंगे। आजसू को एक और झटका। अब केंद्रीय सचिव पारनाथ उरांव ने दे दिया इस्तीफा, भाजपा पर बरसे। आजसू के केंद्रीय सचिव और खिजरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पारनाथ उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी मुद्दों पर भाजपा की चुप्पी और अनदेखी से वे आहत हैं। पार्टी स्थापना के सपने रह गए अधूरे श्री उरांव ने अपने त्याग पत्र में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को बताया कि पार्टी की स्थापना के साथ जो सपने देखे गए थे वे अब विपरीत दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने झारखंड के आंदोलनकारियों और शहीदों के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति का अभाव, लोगों का विस्थापन और युवाओं की भावनाओं को सम्मान न मिलना उन्हें दुखी करता है। उन्होंने भाजपा के आदिवासी समुदाय के प्रति दुर्व्यवहार के उदाहरण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी के प्रति अपमानजनक व्यवहार और मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ बर्बरता ने उन्हें और अधिक आहत किया है। इस कारण उन्होंने गहरे चिंतन के बाद आजसू पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है।
हाईकोर्ट ने डीजीपी के आदेश पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सब इंस्पेक्टर, पुलिस उप निरीक्षक रैंक के अधिकारियों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर ट्रांसफर किया गया था। क्या है मामला? यह आदेश 13 सितंबर 2024 को जारी किया गया था और इसे रामजी कुमार सहित अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की। प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि उनकी नियुक्ति पुलिस कैडर के तहत हुई है और उनकी सेवा संपुष्टि हो चुकी है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि पुलिस और होमगार्ड के कैडर अलग हैं, इसलिए डीजीपी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते। अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के बाद डीजीपी के आदेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में सुरक्षा को देखते हुए पलामू में सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पलामू जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 4 कंपनियों की तैनाती की गई है। ये कंपनियां देर रात को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं, जहां स्थानीय प्रशासन ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पलामू पुलिस के डीसीपी संजीव रंजन और राजेश कुमार ने तैनात कर्मियों का स्वागत किया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पलामू में सीआरपीएफ के 4 कंपनी पहुंची है। सीआरपीएफ की कंपनियों को पलामू जिले के मनातू, छतरपुर, हुसैनाबाद एवं तरहसी के कसमार के इलाकों में तैनात किया जा रहा है। पलामू में 239, 63, 93 और 95 बटालियन की एक कंपनी को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ की कंपनियों को नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी इस्तेमाल किया जाएगा। सीआरपीएफ कंपनियां नक्सल प्रभावित इलाके में फ्लैग मार्च करेंगी। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने सीआरपीएफ की कंपनियों को पलामू में पहुंचने की पुष्टि की है। दरअसल पलामू में 1995 के बाद से स्थायी तौर पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। करीब 3 दशक तक पलामू में सीआरपीएफ की पूरी बटालियन तैनात थी। 2022 से 23 में सीआरपीएफ की पूरी बटालियन को क्लोज कर सारंडा के इलाके में तैनात कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में भी सीआरपीएफ का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में इस्तेमाल गया था। साथ ही एंटी नक्सल अभियान भी चलाया गया था। गैंगस्टर अमन साहू का ऐलान, इस सीट से लड़ेगा चुनाव, अदालत में लगा दी गुहार। जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इस संबंध में उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लातेहार की अदालत में एक याचिका दाखिल की है। बता दें कि अमन साहू झारखंड के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में से एक है और वर्तमान में चाईबासा जेल में बंद है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। हाल ही में झारखंड एटीएस ने उसके लॉरेंस बिश्नोई से संबंधों का खुलासा किया है, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियों की गंभीरता और बढ़ गई है। क्या है याचिका में? याचिका में अमन ने बालूमाथ थाना कांड संख्या 152-20 में सुनाई गई सजा पर स्टे लगाने की मांग की है। उनके अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि 27 जून 2024 को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें 3 वर्षों का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश को चुनौती देने के लिए अमन ने 20 जुलाई 2024 को प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में क्रिमिनल अपील संख्या 40/2024 दायर की थी, जिसे अदालत ने 26 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। अमन साहू विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी सजा चुनावी प्रक्रिया में बाधा बन सकती है। इसलिए सीआरपीसी की धारा 339(1) के तहत 18 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर कर सजा को फाइनल हियरिंग तक स्टे करने की प्रार्थना की गई है। फेस्टिवल वैकेशन के कारण मामले की तत्काल सुनवाई नहीं हो पा रही है और अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। झारखंड चुनाव में आधी आबादी की नहीं होगी अनदेखी, रांची पहुंच गईं बीजेपी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। भाजपा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष वाणथी श्रीनिवासन रांची पहुंच गई हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका रांची एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
इसके बाद वह एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय के लिए वह रवाना हो गईं। प्रदेश महिला मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं के संग बैठक करेंगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेगी। जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी की जांच करेंगे। प्रधान सचिव पीएमओ से लेटर आने के बाद मुख्य सचिव ने सौंपा जिम्मा। झारखंड में जल जीवन मिशन योजना के तहत टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों के बाद अब जांच शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है, जिसके बाद मुख्य सचिव ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव को प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू के माध्यम से जांच करने का कार्य सौंपा है। पीएमओ ने जताई है चिंता। पीएमओ ने 17 जनवरी से 31 मार्च 2023 के बीच जारी सभी 92 वर्क ऑर्डर में गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टेंडर के माध्यम से वसूली की गई धनराशि पेयजल विभाग के मंत्री से लेकर क्लर्क तक के बीच वितरित की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मल्टी विलेज स्कीम एमवीएस के तहत 780 करोड़ रुपये के टेंडर में पाया गया है कि केवल कागजी कार्रवाई के जरिए प्रबंधन किया गया है। 92 परियोजनाओं में केवल 2 एजेंसियों ने भाग लिया, जिनमें से एक वास्तविक कार्य करने वाली थी, जबकि दूसरी केवल दिखावे के लिए थी। सभी 92 टेंडर पहले से ही प्रबंधित थे, जिससे करोड़ों रुपए की वसूली हुई। तत्कालीन अभियंता प्रमुख रघुनंदन शर्मा के निगरानी में यह प्रक्रिया हुई। उन्होंने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ज्वाइंट वेंचर जीवी कंपनियों का गठन कर कई कार्य आदेश जारी किए। हालांकि कई जेवी कंपनियों के बैंक खाते भी नहीं खोले गए हैं और भुगतान व्यक्तिगत खातों में किया जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना 2019 में शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य दिसंबर 2024 तक पूरा करना है। झारखंड में कुल 62,30,000 घर हैं, जिनमें से 33,18,00,000 घरों में नल से जल पहुंच चुका है, जबकि 29,11,000 घर अभी भी वंचित हैं। यह जांच राज्य में जल आपूर्ति में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। खनन विभाग ने छापेमारी के दौरान 3 ट्रैक्टरों को किया जब्त। बोकारो उपायुक्त के निर्देश पर बोकारो जिले में आज एक सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बालीडीह ओपी थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम के सामने अवैध रूप से बालू खनिज ले जाते हुए 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। इन ट्रैक्टरों को जब्त कर बालीडीह ओपी थाना को सुपुर्द किया गया और संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही माराफारी थाना क्षेत्र में सेल मनसा सिंह द्वार के निकट मुख्य पथ पर एक अन्य ट्रैक्टर को अवैध बालू खनिज परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इसे भी माराफारी थाना को सुपुर्द कर दिया गया और वहां भी प्राथमिकी दर्ज की गई। इस अभियान में खान निरीक्षक सीताराम टुडू और पुलिस बल मौजूद थे, जिन्होंने अवैध खनन की रोकथाम के लिए यह कार्रवाई की। सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं, अटकलों के बीच शुरू हो गया विरोध। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन के नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं की है। अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि गठबंधन में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी। संभावना जताई जा रही है कि इस बार जेएमएम अपने लिए ज्यादा सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद से कम सीटें मिलेगी। इन कयासों के बीच ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ऑफिस में जुटे कार्यकर्ता सीट बेच देने की चर्चा करते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आखिर हम लोग कब तक पार्टी के झंडे ढोते रहेंगे। पूरे 5 साल क्षेत्र में काम करते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि वहां से हमारे उम्मीदवार को मौका ही न मिले। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पार्टी के वरीय नेता भी इन मुद्दों पर चर्चा करने से बच रहे हैं। हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि कार्यकर्ता सालों भर काम करता है, उन्हें भी कुछ उम्मीदें रहती हैं, लेकिन गठबंधन में हमें साथ मिलकर काम करना है, सरकार बनानी है। इसके लिए कुछ सीटों पर फेरबदल करना पड़ता है। गठबंधन में सीएम का चेहरा जो भी हो, लेकिन हमें साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलानी है। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है। वहीं कांग्रेस नेता जेपी पटेल ने कहा कि हमें सरकार से कोई परेशानी नहीं है।
बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। अब देखना है कि आलाकमान उन पर कितना भरोसा जताती है। उन्होंने कहा कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि मुझे टिकट मिले। उन्होंने कहा कि मांडू में सीट जेएमएम को देने की चर्चा है, लेकिन वहां पर जेएमएम पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर थी। सीएम हेमंत सोरेन को बनाना है तो हम लोग छोटी छोटी चीजों पर नहीं उलझेंगे। जहां तक चुनाव की बात है तो शीर्ष नेतृत्व को ही उम्मीदवारों पर फैसला करना है। सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं, अटकलों के बीच शुरू हो गया विरोध। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन के नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं की है। अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि गठबंधन में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी। संभावना जताई जा रही है कि आस बार जेएमएम अपने लिए ज्यादा सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद से कम सीटें मिलेगी। इन कयासों के बीच ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ऑफिस में जुटे कार्यकर्ता सीट बेच देने की चर्चा करते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आखिर हम लोग कब तक पार्टी के झंडे ढोते रहेंगे। पूरे 5 साल क्षेत्र में काम करते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि वहां से हमारे उम्मीदवार को मौका ही न मिले। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पार्टी के वरीय नेता भी इन मुद्दों पर चर्चा करने से बच रहे हैं। हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि कार्यकर्ता सालों भर काम करता है, उन्हें भी कुछ उम्मीदें रहती हैं, लेकिन गठबंधन में हमें साथ मिलकर काम करना है, सरकार बनानी है। इसके लिए कुछ सीटों पर फेरबदल करना पड़ता है। गठबंधन में सीएम का चेहरा जो भी हो, लेकिन हमें साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलानी है। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है। वहीं कांग्रेस नेता जेपी पटेल ने कहा कि हमें सरकार से कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। अब देखना है कि आलाकमान उन पर कितना भरोसा जताती है। उन्होंने कहा कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि मुझे टिकट मिले। उन्होंने कहा कि मांडू में सीट जेएमएम को देने की चर्चा है, लेकिन वहां पर जेएमएम पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर थी। सीएम हेमंत सोरेन को बनाना है तो हम लोग छोटी छोटी चीजों पर नहीं उलझेंगे। जहां तक चुनाव की बात है तो शीर्ष नेतृत्व को ही उम्मीदवारों पर फैसला करना है।